Hello, welcome to Psycrack India. So, if you're new to my channel, please share and subscribe, and also so that our videos will reach you on time. And now we are going to continue our part. फिफ्थ पार्ट जो था हमारा उसका अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अभी प्रीवियस जो पार्ट्स है 1 टू लेके फिफ्थ तक जो पार्ट है उसको आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट में हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, CUET एंट्रेंस का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो हम आगे का देख रहे थे उसका हम देखेंगे अभी क्या इसका जो आंसर रहेगा और एक्सप्लेनेशंस भी रहेगा। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 41 में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक अगेन DSM 5 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा DSM 5 को भी थोड़ा सा तैयार करके रखना पड़ता है, क्योंकि DSM 5 के भी कुछ 4-5 क्वेश्चन आने का चांसेस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि DSM 5 का जो बेस में जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कंप्राइज अकॉर्डिंग टू DSM का जो कैटेगरी है उसके हिसाब से कौन सा जो है इस कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब एंग्जाइटी कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे इसका जो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसका। तो देखिए अभी क्या होता है। अब देखिए, तो सबसे पहले बात तो हम लोग इसमें 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं: डिप्रेशन, सोशल फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर्स, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको देखते रहेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोशल फोबिया जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर्स और जनरलाइज, ये तीनों जो है एकदम डायरेक्ट रिलेटेड करते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। तो डिप्रेशन एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं जब DSM की बात करें। हालांकि एंग्जाइटी होने के बाद भी डिप्रेशन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है, यानी कि मतलब डायरेक्टली आप अगर एंग्जाइटी को कैटेगराइज करें तो डिप्रेशन से एक डेवलप्ड पार्ट होता है, तो डायरेक्टली हम इसको नहीं बोल सकते। तो यही जो हमारा आंसर है इसका, जो ऑप्शंस क्या रहेगा इसका। अब देखिए इसमें इसको हम देखें तो इसमें BCD का जो आंसर है वो सही आंसर है, क्योंकि डिप्रेशन इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली एंग्जाइटी। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशंस करेंगे आप लोगों को उसका बैकग्राउंड भी, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इन DSM 5 अगेन DSM की क्वेश्चन आया हुआ है। तो बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर इज प्लेस्ड इन, तो एक बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर है तो वो कौन सा कैटेगरी में प्लेस किया जाता है, यानी कि अम्ब्रेला टर्म होता है ना उसका, जो मेन हेडलाइंस के अंदर आता है, किस कैटेगरी के अंडर आता है। अब देखिए इसका जो मूड डिसऑर्डर किसकी कैटेगरी में नहीं आता, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर रिलेटेड टू वो अलग कंटेक्स्ट में आ जाती है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी डायरेक्टली इन्होंने बोला कि ये सिर्फ एंग्जाइटी डिसऑर्डर में नहीं आता, ये जो आता है OCD रिलेटेड डिसऑर्डर्स, OCD एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो भी आती है उससे, तो ये एक तरीके से ये OCD एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा कि मूड डिसऑर्डर DSM 5 का जो कैटेगराइजेशन है उसको यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट करती है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे का क्वेश्चंस के लिए। तो हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। 43 क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो अभी पिछले 3 क्वेश्चन भी हमने देखा जो सारे अबनॉर्मल बिहेवियर का से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस के क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने बता रखा है। देखिए इससे सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो हम लोग को क्या करना है, जो पहले पता होना होता है उसको आप पहले मैच करने की कोशिश कर लीजिएगा। ऐसा स्थिति में अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो देखिए पहले तो हम लोग पहले चलते हैं, हम लोग हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी में चले जाते हैं। तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी में क्या होता है आपको सबको पता होगा, सेल्फ ड्रामेटाइजेशन ज़्यादा होता है उसमें। अब देखिए इसमें एक ही चीज़ को आपको पता लगने के बाद बाकी तो आप खुद ही समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन है B3 का जो ऑप्शन है, B3 का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यानी कि 2, आंसर नंबर 2 है। तो किस तरह से हम करेंगे इसका कैटेगराइजेशन, देखिए अब इसके हिसाब से हम देखें तो A1 होगा आपका, ठीक है, A1 होगा। B3 तो मैंने बता दिया आपको, B3 जो होगा। उसके अलावा क्या होगा हमारा C2 होगा, यानी कि इम्पल्सिवनेस आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में। और इसकी जो टाइपल जो है मिसट्रस्ट करते हैं, इसकी जो टाइपल जो होता है वो परसेप्चुअल थॉट पैटर्न्स की प्रॉब्लम आती है सर यहाँ पेक्यूलर
थॉट पैटर्न्स आती है इसमें इसकी जो टाइपल में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं A1 B3 C2, तो ये इसका ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ये हुआ है अपने क्लासिफिकेशन पर्सनालिटी का डिजार्डर को भी आपको समझना होता है, कौन सा पर्सनालिटी टाइप किस किस में आता है, तो ये चीज़ आपको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये अपने मैंने एक्सप्रेशन भी किया। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी जो है इम्पल्सिवनेस से कैरेक्टराइज होते हैं, और पिक्युलर थॉट पैटर्न्स होती है स्किजो टाइपल टाइप जो पर्सनालिटी आती है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। आई होप आप लोग समझ में आए होंगे। अगर यदि कोई दिक्कत आता है फिर भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको समझ सकूं इस चीज़ को, आपको अब तरह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगेन आपकी देखिए यहाँ पे ऐसा ही कुछ पूछ रहा है, abnormal बिहेवियर से रिलेटेड। डैश इज ए सेंसरी एक्सपीरियंस दैट सीम्स रियल टू दैट पर्सन हैविंग इट बट अकर्स इन द absence ऑफ एनी एक्सटर्नल परसेप्चुअल स्टिमुलस। देखिए इसको हम देखने से पता लग जाता है, ये एलुसिनेशन का पैटर्न है। एलुसिनेशन एक ऐसा होता है जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एविडेंस के बाद भी उनका कुछ सेंसरी एक्सपीरियंस होती रहती है, जो उसका जो कोई एविडेंस नहीं होता, तो सेंसरी एक्सपीरियंस उनको होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको एलुसिनेशन में, स्किजोफ्रेनिया वगैरह में जो आता है आपको, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिजार्डर में, स्किजोइड पर्सनालिटी में, स्किजो पर्सनालिटी डिजार्डर या स्किजोप्रेनिया केसेस में हम लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं इसका। सो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसका द होगा कि इसका जो आंसर जो रहेगा वो पहला जो है z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपन एस डी होती है, माइनस यानी कि ब्रैकेट में आपको x माइनस एम लगा के अपन एस डी में करना है। तो हम आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए हम जाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा, यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए इसमें देखने से पता लग रहा है स्पीयरमैन कोरिलेशन तो पैरामीट्रिक नहीं है, ये नॉन पैरामीट्रिक है। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है वो पैरामीट्रिक है, क्योंकि ये पैरामीट्रिक है। टी टेस्ट जो है, तो टी टेस्ट जो है पैरामीट्रिक है, टी टेस्ट है। और मैन विटनी नॉन पैरामीट्रिक है, यानी कि इन्होंने पैरामीट्रिक पूछ रहा है, तो हम लोग एक बार देखेंगे पैरामीट्रिक जो है पियर्सन बी और सी। ये जो बी सी जो है ये जो पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो ये बी सी का ऑप्शन आप देखिएगा कि कौन सा होगा, कि बी सी 4 आपका जो है 4 का जो ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे, इसके आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे और अगेन क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसकी क्वेश्चन अगर आपको समझ ले कि बेसिक चीज़ें क्या है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें होती है। द सिग्निफिकेंट लेवल विच इज़ द चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड। तो एक ऐसा सिग्निफिकेंस लेवल हम रिसर्च में फाइंड करते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं जो सिग्निफिकेंस लेवल को फाइंड आउट करना होता है, विच इज़ द चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर कब कर सकते हैं हम, टाइप 1 एरर को भी हमने अगर देखें तो टाइप 1 एरर जब भी हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर, इसको हम बोलते हैं अल्फा। जो सिग्निफिकेंस विच इज चांस, ये जो चांस को हम क्या बोलते हैं, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू नल हाइपोथेसिस को, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। सो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये एक चीज़ हमको समझ में आया होगा कि अल्फा का जो है, अब ये स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है इसका सारे चीज़ें। तो अब देखिए आगे के क्वेश्चन हम चलते हैं। इन in the normal probability distribution what percent of scores lies between +1 and -1 SD। तो +1 माइनस SD जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर हम कर्व देखते हैं तो उसमें कौन सा जो है 1+1 SD एंड -ST, स्टैंडर्ड डिविएशन, ST का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन में आ जाती, कितने एरिया आती है, तो इसका आंसर है 68.216 इसका जो आंसर है। तो ये जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो कवर होगा +1 SD एंड -1 SD, ये भी एक इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स का बेसिक नॉलेज के लिए। तो आपको मैंने इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं अगर SD का जो इस तरीके से एरिया आ जाती है SD का जो है, तो हमने
मोस्ट ऑफ द एरिया जो कवर हो जाती है यहाँ पे, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। सो इस तरह से जो हम लोग को समझना होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी में। हमारा जो 5th पार्ट चल रहा है, यदि आप लोग नया है तो आप शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको आते चले जाएंगे और हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, तो आप लोग की फ़ायदा रहेगा। तो इसमें जॉन बी वैटसन इज ए डैश, कौन सा स्कूल में वो बी बिलोंग करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट तो है ही नहीं, स्ट्रक्चरलिस्ट का जो बात नहीं आती, फंक्शनलिस्ट को नहीं आती है, साइकोनिस्ट को भी नहीं आता। तो इसका जो आंसर है बिहेवियरिस्ट है। जॉन बी वैटसन एक बिहेवियरिस्ट स्कूल में आते हैं। तो चलिए हम लोग इसके हिसाब से हम लोग 10 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट कर लिया। तो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से हमको पढ़ना है, CEUT में किस तरह से डायरेक्शंस मिलने, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। आगे का हम लोग नेट को भी बनाने वाले हैं, और आगे का जो भी पेपर रहेगा कुछ ट्रेंडी क्वेश्चंस रहेगा, 10-15 क्वेश्चंस हम लोग एनालाइज करेंगे। तो आप देखते रहिएगा मेरा चैनल को। थैंक यू सो मच। एंड अब नया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।